हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स नाम के टॉपिक को और पुलिस मॉडर्नाइजेशन क्या है। क्लियर? तो देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जो आज का नहीं है। ये डिबेट आज की नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म होने बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है वो मैं भी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इनफैक्ट इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पुलिस का बेसिक पर्पस है क्या और किस माइंडसेट के साथ पुलिस को बनाया गया था। ये डिफरेंट है, लेकिन हम उसी तरीके की सोच को आज भी लेकर के आगे चल रहे हैं, जिसे बोलते हैं कॉलोनियल हैंगओवर। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी ये शब्द जो है आपसे पूछ लिया जाए या इस वर्ड को यूज करके यूपीएससी क्वेश्चन बनाए तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इस वर्ड को आप यूज भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो हम क्या क्या सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में? इस पर्टिकुलर वीडियो में एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो पुलिस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं। फिर मैं आपको कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और करंट स्टेटस जो है हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में उसका डाटा दे दूंगा आपको। एंड देन आई विल डिस्कस द इश्यूज कि जो पुलिस है आज के समय में उसके वेरियस इश्यूज क्या क्या हैं। देन वी विल लुक क्रॉस सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस बाय वेरियस कमिटीज। मतलब बहुत सारी कमिटीज हैं जो इस पर्पस के लिए बनाई गई हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पर हुआ क्या है स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी भी होनी बाकी हैं। इसमें एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो डिस्कस करेंगे हम डिटेल में वो है सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली रिकमेंडेशंस नहीं, गाइडलाइंस हैं एक तरीके से कहूँ मैं तो। ये गाइडलाइंस जो थी वो एक स्पेशल केस के अक्रॉस थी, दैट इज 2006 का प्रकाश सिंह केस। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर केस है ना स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ लीजिए बहुत ही लैंडमार्क एक जजमेंट था जो पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए था। और ये आपसे सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम में ही नहीं, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मतलब मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आईपीएस है और आपने अगर अपनी पहली प्रेफरेंस आईपीएस भर रखी है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपको आईएएस बनने से पहले आपने आईपीएस प्रेफरेंस क्यों भरी है। फिर आप कुछ जवाब देंगे उसमें। जब जवाब देंगे उसके बाद काउंटर क्वेश्चन जो आते हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, कैसे रिफॉर्म्स अभी और जरूरी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रकाश सिंह केस समझते हो या नहीं समझते हो। तो स्टूडेंट्स इसमें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो स्मार्ट पुलिसिंग है ये आप समझते हैं या नहीं समझते, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यू मस्ट बी अवेयर, ये टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेंस के रिस्पेक्ट में ही नहीं, ये टॉपिक आपको इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में भी बहुत रोल प्ले करेगा, बहुत हेल्प करेगा। गवर्नमेंट के फिर कुछ मीजर्स देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या मीजर्स लिए हैं। बेसिकली स्मार्ट पुलिसिंग जैसे एक एग्जाम्पल है, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिसिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि ये टॉपिक आपको ज़रूरी नहीं है एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली पूछा जाए, लेकिन इम्प्लिसिटली भी आप इसके एग्जाम्पल को एग्जाम में कोट कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधे इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में देखिए, पुलिसिंग जो है, जो आज की पुलिस है ना, अगर आप एक जनरल बात माइंड में सोचें, आज भी एक कॉमन आदमी, एक जनरल, एक कॉमन सिटीजन पुलिस को देख ले, मतलब पुलिस उसके घर आ जाए, पुलिस उसके ऑफिस पहुंच जाए, उससे किसी भी तरीके की इंटेरोगेशन करने लगे, तो लोग अभी भी डरते हैं। लोगों के अंदर मन में एक डर है कि ओहो पुलिस आ गई, अच्छा पुलिस कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ गलत ना कह दे, हमारे को कुछ जो है हर्ट ना कर दे। एक ना पुलिस को लेकर के लोगों के मन में एक अंदर एक डर है, और ये जनरल कॉमन सिटीजन के अंदर है, आज भी है। ये डर एक्चुअली हमें बिठाया गया है कॉलोनियल टाइम से ही, क्योंकि पुलिस का जो फॉर्म करने का माइंडसेट था वो उसी लेवल पे उसी तरीके का था। लेकिन आज भी हमारे अंदर ये एक डर कभी कभी हो जाता है कि इतनी पुलिस खड़ी है, ओहो तो फिर मैं अपनी गाड़ी स्लो कर लूँ या मैं अपनी बाइक स्लो कर लूँ, या फिर जो है इतनी पुलिस खड़ी है, इतनी चेकिंग हो रही है, ज़रूर कुछ हुआ है, कोई बात हुई है। एक डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि क्या पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए?
बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या है, अगर एक सिटीजन डर लगता है उसको पुलिस की तरफ जाने से, पुलिस से बात करने से, किसी ऑफिशियल से अपने मन की बात, अपने एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने से, तो इन दैट केस ये आज भी अभी 100% पूरी तरह से पुलिस का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ है। और आज जो पर्पस है वो डिफरेंट हो चुका है। एक टाइम पे जो पर्पस था वो रहा था, ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंट सिनेरियो में जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता अगर हम पुलिस को आज फ्रेंडली नहीं मानते तो सेलेक्टिवली एफिशिएंट बोला जाता है पुलिसिंग को। पुलिस के लिए ये बातें भी आपने कहीं ना कहीं लोगों को सुनी होगी बात करते हुए अपने घर में, या आप कभी डिस्कस करते हो कि पुलिस जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, एफिशिएंट नहीं है, देखो यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ वो प्रॉब्लम है, यहाँ इतनी चोरियाँ हो रही हैं, वहाँ उतने मर्डर्स हो रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है। ये चीज़ें टाइम एंड अगेन हमारे सामने आती है। एंड पर्टिकुलरली जब पुलिसिंग की बात आती है मार्जिनल या मार्जिनल सेक्शन की बात करूं या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करूं, तब पुलिस को यह माना जाता है कि भाई मार्जिनलाइज्ड के साथ वो अनसिंपैथेटिक है, या अंडर प्रिविलेज्ड के साथ तो वो अपना जो है किसी भी तरीके से सहानुभूति रखती ही नहीं है। एक तरीके से पुलिस सगी है किसकी, रिच लोगों की। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, साथ ही साथ जो लोगों के पास पैसा है, जो लोग रिच है, उनका एक एसोसिएशन हो जाता है पुलिस के साथ। पुलिस तो उनके लिए हमेशा जो है इंक्लाइंड होती है, लेकिन जब अंडर प्रिविलेज्ड या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं अनसिंपैथेटिक होती है। ये एक जनरल धारणा है। ये मूवीज़ में, अलग अलग तरीके के टीवी में, सीरीज में, शोज में, नुक्कड़ नाटक में ये बातें कहीं ना कहीं सामने आती हैं। फर्दर पॉलिटिसाइजेशन, जो मैंने अभी बताया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और दूसरा क्रिमिनलाइजेशन, कि भाई पुलिस ही जो है वो ही गलत काम, इलीगल काम करती है, पुलिस ही प्रमोट करती है इन चीज़ों को। कुछ कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे एलिगेशंस लग जाते हैं पुलिस पर कि चोर जो है चोरी करके पुलिस के पास आकर के बोलेगा मैंने चोरी करी है, आपका हिस्सा ये, मेरा हिस्सा ये। मैं ये नहीं कह रहा ये हमेशा होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा ये हमेशा ऐसा ही रहा है और हर पर्सन पुलिस पर्सनल ऐसा है, ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल who are working day and night for the betterment of the country, for the maintaining law and order of the country। लेकिन एलिगेशंस जिस तरीके की होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर्स में दिखती हैं। ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात से कि एक फ्रेंडलीनेस भी सिटीजन्स को लेकर के, पुलिस ऑफिशियल्स को लेकर के नहीं आती है, बहुत एक कभी कभी हेजिटेशन होती है। तो पुलिस अपने आप में क्या है, एक लाइन में अगर आप डिफाइन करें इंट्रोडक्शन में, तो पुलिस अपने आप में एक जनरल सिस्टम है जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रिकॉशन है, जिसका काम है कि क्राइम को प्रिवेंट करे और इनफैक्ट हमारी कैलामिटीज भी अगर फ्यूचर में होती हैं तो उसमें भी सपोर्ट करे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जहां पुलिस को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया था कि जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के टाइम पर एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में अपनी ड्यूटी करी है, काम किया है जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस को भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लॉकडाउन मेंटेन करने में पुलिस ऑफिशियल्स ने भी अपनी ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी ना होकर के 10 से 12-15 घंटे की भी ड्यूटी लोगों ने, पुलिस पर्सनल्स ने करी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जब कोई डिजास्टर जैसी सिचुएशन आती है, कैलेमिटी आती है तो पुलिस सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल ये उसका काम है और वो ऐसा करती भी है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जनरल बातें हैं। लेकिन अब समझने की ज़रूरत है सर कि जो टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स का, तो ऐसे रिफॉर्म्स लाने जरूरी ही क्यों हैं ये समझते हैं। तो इसके लिए आप हिस्ट्री में चलिए, हिस्ट्री में पुलिस बनाई कैसे। पुलिस जो बनती है बाय पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इनफैक्ट। तो होता क्या है स्टूडेंट्स की 1857 में एक रिवॉल्ट होता है हमारी कंट्री में, और जो ब्रिटिशर्स हैं, देख लीजिए आप इस समय तो ब्रिटिशर्स हैं हमारी कंट्री में, तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो एक अपनी ऐसी पुलिस फोर्स को तैयार करे जो ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को, ऐसे राइट जैसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो उनका जो पर्पस था पुलिस बनाने का, वो दो पर्पस हम मेनली कह सकते हैं। पहला पर्पस तो ये था कि वो असिस्ट करें जो भी ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उनको। और दूसरा पर्पस हम ये कह सकते हैं कि वो सेपरेट करना चाहते थे, एक ऐसी फोर्स को क्रिएट करना चाहते थे जो सेपरेट हो फ्रॉम दी मिलिट्री।
तो ये बेसिक पर्पस होता है ब्रिटिशर्स का एट द एंड अपना एक पुलिस फोर्स बनाने का, और ये एक अपने आप में कॉलोनियल माइंडसेट हमें दिख रहा है। देन जो धाराएं हैं, आईपीसी की सेक्शंस हैं, वो आपको पता है आईपीसी की सेक्शंस कब आती हैं, ये जो इंडियन पिनल एक्ट है या पिनल कोड है ये 1860 में आता है। स्टूडेंट्स उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आगे देखिए आप 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। ये सारी चीज़ें पुलिसिंग को और भी रोबस्ट और उसके वर्किंग को और एक्सपेंड करती है। इनफैक्ट 1917 में तो क्या होता है, एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट का जो स्पेसिफिक नाम है वो अच्छे से आप लिखिए एग्जाम में अगर आपको मौका मिलता है तो। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसके रिपोर्ट के आधार पर पुलिसिंग को इंडियन पुलिस सर्विस, जो पर्टिकुलर आईएएस का जो आप एग्ज़ाम देते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस को उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। इट केम इनटू बीइंग, इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ से निकल के आती है कि अब जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होगा उसके साथ साथ एक और पोजीशन आईपीएस की, जो पर्टिकुलर इंडियन पुलिस सर्विस का ओरिजिन वहाँ से हो जाता है कि एग्जामिनेशन होगा और उसमें रिक्रूटमेंट होगा। तो ये चीज़ें आप देखिए कि ये ओरिजिन पुलिसिंग का और ये उसका जो बदलाव, जो चेंज है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो टॉपिक हमारा डिस्कशन का नहीं है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पुलिस रिफॉर्म्स है। तो पर्पस क्या था पुलिस का वो मैंने आपको समझाया, और जब उस पर्पस के साथ पुलिस बन रही है, पुलिस फोर्स बन रही है, तो ये कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल हैंगओवर को दर्शाता है। क्योंकि आज पुलिस का काम ये नहीं है, आज पुलिस का काम ये नहीं है कि लोगों को डरा कर रखे और किसी तरीके की राइट्स को कंट्रोल करे। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, राइट्स को कंट्रोल करना है, लेकिन लोगों को डरा करके नहीं, ना ही किसी भी तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को करना है। देखिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये जो एक्ट वगैरह है, इनमें एक्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो जो सीनियर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, वहीं जो बेसिक एक कांस्टेबल है उसको कोई पावर नहीं है। क्लियर? तो कांस्टेबल जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है पावर्स बढ़ती हैं, और ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग की पावर्स, कुछ जो है अधिकार, जो मतलब राइट्स उसके होने चाहिए जो कांस्टेबल है, और वो कांस्टेबल के वे ऑफ वर्किंग, कांस्टेबल का जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा हम एक गैप देख सकते हैं। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे फोकस किया गया जब इस तरीके की पुलिसिंग को बनाया गया। लेकिन आज ये पर्पस नहीं है पुलिसिंग का। अगर आज हम पर्पस पे जाए कि पुलिस का आज फंक्शन क्या है, तो पुलिस का फंक्शन फर्स्ट पॉइंट तो आप बोलेंगे भाई ठीक है चलो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, राइट, ये पहले भी था आज भी है। लेकिन पुलिस को आज जो है इंश्योर भी करना है। एक जो डिफरेंस निकल के आता है वो ये है कि पुलिस को आज के समय में इंश्योर करना है कि वो प्रोटेक्ट करे इट्स पीपल, अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने का भी तो काम है। ये चीज चेंज होगी कि या नहीं होगी, आज़ादी के बाद होगी ना। देन प्रोटेक्शन में आप देखिए वीआईपी वगैरह भी होते हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन में पुलिस फोर्सेस लगती हैं, डेफिनेटली लगेंगी। देन डिजास्टर में भी तो पुलिस को क्या करना है, अपना कैलेमिटी के टाइम पे भी सपोर्ट करना है। ये चीजें इतनी ज्यादा इस तरीके की नहीं थी जो पहले थी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है बस, चाहे लाठी चलानी पड़े, ऐसा नहीं है। आज पुलिस के लिए बहुत जरूरत है कि वो फ्रेंडली भी हो, इट नीड्स टू बी फ्रेंडली एज वेल। और आज पुलिसिंग एक सर्विस देना है, ये सर्विस डिलीवरी का पार्ट है। तब नहीं था ये सर्विस डिलीवरी का पार्ट, आज सर्विस डिलीवरी का पार्ट है। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस हैं। होता लेकिन क्या है अगर हम पीछे से लेकर अब तक के इस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करें और पुलिसिंग को देखें, तो पुलिसिंग पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन किस तरीके के लगते हैं। उन पर एलिगेशन लगते हैं कि इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पुलिसिंग पर जो एलिगेशन आज लगते हैं कि भाई कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं। पुलिसिंग पर एक तरीके के एलिगेशंस लगते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कस्टोडियल डेथ के साथ साथ जो है कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है लोगों पर, पर्टिकुलरली
मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ दी वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उसके रिस्पेक्ट में बहुत न्यूज़ आती है। अब नक्सलवाद के इशू को ले लीजिए, वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसी एट्रॉसिटीज़ हैं जो लोकल्स पर पुलिस के तरफ एलिगेशंस लगते हैं, उन तरीके की चीज़ों पर। ये चीज़ें बताती हैं कि पुलिसिंग में आज क्या ज़रूरत है, रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। और ये रिफॉर्म्स प्रेजेंट सिनेरियो में जो एलिगेशंस हैं उसकी वजह से, प्लस ये जो पर्टिकुलर माइंडसेट है कॉलोनियल हैंगओवर का, उसे बदलने की अब जरूरत है। हेंसफोर्थ वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पा रहे हैं कि इसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। और ये पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं, इस इतने 2 पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से इस एक्ट के तहत आज भी पुलिसिंग चल रही है, वी नीड टू चेंज इट। हम कुछ चीज़ें चेंज कर चुके हैं, लेकिन हमें और भी ज़्यादा इसमें रिगरस चेंजेस करने की ज़रूरत है। फिर क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन आता है सर हो जाना चाहिए था, फिर तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप देखिए आर्टिकल 246 को, ये क्लियरली बताता है कि 3 तरीके की लिस्ट होती हैं भाई। एक 7 शेड्यूल में जो आपकी कंकरेंट लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और लॉ एंड ऑर्डर किस में आ जाता है? स्टेट लिस्ट में आ जाता है। इसीलिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है पुलिसिंग होती है, उनकी अलग ड्रेस होती है, उनका अलग लोगो होता है। हर स्टेट में जाओगे तो पुलिस की अलग ड्रेस होती है, अलग तरीका होता है काम करने का। और क्योंकि हर स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें सेंटर का इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, और हर स्टेट अपने हिसाब से एक्ट बनाती है, अपने हिसाब से चेंजेस लाती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम होलिस्टिकली थ्रू आउट द इंडिया अभी भी एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं देख पाए हैं। क्लियर? गॉट इट? कुछ डाटा अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहला तो डाटा एंड फैक्ट एंड फिगर्स में अगर हम जाएं तो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स की बात करते हैं। आज हमारी जो स्ट्रेंथ है ना पुलिसिंग की, उसमें बहुत सी वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को भर्ती करनी है, भर्ती जो करनी है वो जेंडर स्पेसिफिक भी होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो रेशियो है ना, वो रेशियो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। अगर हम बात करें मेल पुलिस फोर्स की एंड फीमेल पुलिस फोर्स की, तो फीमेल पुलिसिंग फोर्स में जो है वैकेंसीज और भी ज़्यादा हैं और उनके भरने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनाइटेड नेशंस के आप इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस का ये सीधा सीधा कहना है कि 222 पुलिस पीपल होने चाहिए पर लैक ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, 181 पुलिस आप समझ लीजिए पर लैक ऑफ द पर्सन्स हमारी कंट्री में जो है। और अब तो हमारी कंट्री और भी ज़्यादा क्या हो रही है, पॉपुलेटेड हो रही है, नंबर 1 पहुंच चुकी है। तो अब ये डाटा जो है और भी ज़्यादा मतलब हम देख सकते हैं कि पुलिसिंग की वैकेंसीज अभी और भी ज़्यादा वैकेंसीज इसमें है जो भरने की ज़रूरत है। क्लियर? दूसरा जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हम देखते हैं कि पुलिस जो है उसके वर्किंग आवर्स 11 घंटे 12 घंटे तक चले जाते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनके वर्किंग आवर्स और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि स्टाफ जो है उसकी कमी, और उसको फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है। और जब कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या कंट्री में कैलेमिटी की वजह से जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, तो ये जो स्टाफ होता है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अल्टीमेटली 2-3 बातें इसमें और हैं, जैसे कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को अगर हम देखें तो वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस अगर हम देखें पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन पर, तो अपने आप में स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट एंड पुलिस फोर्स ये सब्जेक्ट स्टेट गवर्न करती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन सेंटर के पास भी ये पावर है कि वो अपनी पुलिस फोर्स रखे। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, आपको पता है ये बात, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। सेंट्रल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, 7 CAPF की जो 7 फोर्सेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सेंटर के पास अपने मेंटेन करने की पुलिस फोर्सेस की ये जो है अलाउड है, और ये असिस्ट कर सकती है स्टेट्स को विद इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर। इस असिस्टेंस में वो फंडिंग वगैरह भी हेल्प करती है। आई विल टेल यू इन डिटेल। तो ये देखिए अलग अलग पुलिस के लोगो हैं अलग अलग स्टेट के। अब जैसे वेस्ट बंगाल की पुलिस है ना, तो वो वाइट ड्रेस में रहती है। अगर आप वेस्ट बंगाल कभी गए हैं तो आप वाइट ड्रेस में देखेंगे पुलिस को, बिल्कुल लगता ही नहीं कि पुलिस है, वो बिल्कुल अलग ड्रेस में है। हम जबकि खाकी को मानते हैं कि जो ब्राउनिश कलर है ये जो है पुलिस का है, लेकिन वहाँ बिल्कुल वाइट है। तो इस तरीके से क्या है कि ब्लू लाइन में आपने देखा वाइट में ब्लू लाइन होती है दिल्ली में जब पुलिस होती है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या है कि ये बताती हैं कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिसिंग है, उनके लोगो अलग है, उनके ड्रेस अलग है,
उनके जो है जो पर्टिकुलर स्टार्स जिस तरह से देते हैं, या यूनिफॉर्म में जिस तरीके की जो पर्टिकुलर सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट है। इश्यूज जनरल है, लेकिन बिल्कुल इश्यूज जनरल हैं और ये इश्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला इशू, सबसे पहला इशू जो मैंने आपको बताया, ओवरबर्डन। ओवरबर्डन जो है, ओवरबर्डन जो पुलिस का है, इसका डाटा जो मैंने आपको बताया कि 181 का है हमारी कंट्री में पर लाख ऑफ द पॉपुलेशन, और 222 होना चाहिए। तो ये ओवरबर्डन है, स्ट्रेस्ड है। वर्किंग आवर्स जो टॉपिक पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पॉइंट इसमें स्टूडेंट्स ये है कि एक तरीके का लो बजट भी है। मतलब हम जब बजट एलोकेशंस करते हैं तो उसमें मॉडर्नाइजेशन के लिए जो बजट है वो कम है, एंड वैकेंसीज जो है ये भी प्रॉपर फिल नहीं की गई है, ठीक है। तो इसीलिए ओवरबर्डन और भी ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट इसमें ये है, मतलब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 24% कहते हैं कि वैकेंसीज भरने का स्कोप है, और इसमें ये भी बोला जाता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि फीमेल कॉन्स्टेबल्स या फीमेल ऑफिशियल्स के इसमें भर्ती होने के पूरे इसमें जो है स्कोप है, क्योंकि वो स्क्यूड है रेशियो। क्लियर। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्या है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिसिंग बाय ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पुलिस बाय पॉलिटिशियंस, और इसमें क्या होता है कि ये एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। ये वर्ड मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यूज इट, नो प्रॉब्लम। क्लियर। एंड अल्टीमेटली क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की मशीनरी है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इन्वेस्टिगेशन मशीनरी के साथ। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सनल है, ऑफिशियल है, और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएगा। क्लियर। तो ये कभी कभी क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाते हैं कुछ जगहों पर, और इसके लिए तो प्रॉपर प्रकाश सिंह केस में भी ये बात बोली गई थी, और इनफैक्ट आगे भी जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिसिंग की बात होती है तो ये बोला जाता है कि इसको सेपरेट रखने की जरूरत है। ये एक इशू है स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जो कैग की रिपोर्ट भी आई है एक, इनफैक्ट कैग अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में ये बोलता है कि जो वेपन्स है बहुत सी स्टेट्स के, जो पुलिस के ऑफिशियल्स के पास वेपन्स है, वो वेपन्स भी क्या है, आउटडेटेड है। इनफैक्ट ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि जो व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स भी ओल्ड हैं पुलिस के पास, और उसको रिप्लेस नहीं करा जा रहा है नए व्हीकल्स के साथ। इन एडिशन ड्राइवर्स की भी कमी है जो व्हीकल्स को चलाएं, ये प्रॉब्लम है। प्लस लास्ट पॉइंट अगर हम इसमें ऐड करें, 8th पॉइंट, जो ट्रेनिंग है, जो पुलिसिंग की ट्रेनिंग है उसमें भी कहते हैं कि भाई एक लैक्यूना है, और अभी भी उसकी ट्रेनिंग को रोबस्ट बनाने की और उसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। देखिए 7-8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इश्यूज आपके सामने हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में हमें पुलिस सर्विस की ज़रूरत है, पुलिस फोर्स की नहीं। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म्स टॉपिक को टच करना होगा। तो पुलिस फोर्स नहीं है हमारे पास पुलिस सर्विस डिलीवरी जैसी एजेंसी चाहिए जो पुलिस सर्विसिंग में बिलीव करे, रादर देन कि हमें पुलिस फोर्स चाहिए। ये डिफरेंस है इन दो शब्दों में, पुलिस सर्विसिंग एंड पुलिस फोर्स। ठीक है। तो इश्यूज आपको अच्छे समझ में आए, ध्यान रखिएगा इनकी ये बातों को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो मैंने ये डाटा दिया है यहाँ पर, इसको आप कोट करिए एग्जाम में, यू विल बी एबल टू गेट मार्क्स। एक डाटा है जो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर कि अगर फंड्स का एलोकेशन होता भी है मॉडर्नाइजेशन के लिए तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर पूरा नहीं हो पाता। दो ही डाटा पुराना है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं कि ये हमारी ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका ये सोर्स है, जहां पर आप देखिए 2009-10 से लेके 2015-16 तक का डाटा दिया हुआ है कि हमने कभी भी 100% फंड्स को यूटिलाइज किया ही नहीं। और ये एजेंसी अपने आप में इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और ये चीज़ों को बताती है, और बताने पे उसने फंड्स के रिस्पेक्ट में ये बात लिखी है। तो इस ग्राफ के थ्रू आप एग्जाम में बना दीजिए, या तो छोटा सा ग्राफ बना दीजिए, नहीं तो डाटा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो
ब्यूरो है ये अपनी रिपोर्ट में क्लियरली बोल चुका है कि हम कभी भी पिछले 10 सालों में 100% फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, कंसीडरिंग 2009 से लेकर के 2016 तक की ये रिपोर्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं डिस्कशन पर, जो मेजर डिस्कशन है और ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं कोट करना होगा, दैट इज कौन कौन सी कमिटीज हैं और उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के। इसमें बहुत सारे नाम हैं स्टूडेंट्स, मैं नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ पढ़ के जाइए, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड है, जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है ये, ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा जाएगा, जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। और इसमें सारे नाम ना याद करके आप कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जो नाम हैं उन्हें पढ़िए, जैसे कि एक नेशनल पुलिस कमीशन आया, उसके कुछ बातें, रिबेरो कमेटी आती है 1998 में, देन मलीमत कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसको आप जरूर कोट करिए एग्जाम में। प्रकाश सिंह केस को कोट करे बिना तो आंसर अधूरा है, याद रखिएगा इस बात को। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को भी आप यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। आप सेकंड एआरसी रिपोर्ट कहने को तो अब देखिए 15 साल पुरानी है ना, उससे भी पहले की है, 16 साल पुरानी है, लेकिन ठीक है, कुछ 2 पॉइंट्स यहाँ से, 3-4 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ से, और आपका आंसर बन जाता है। एग्जाम में हमें सब कुछ नहीं लिखना, जितना लिखना है उसको बहुत अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है। स्कोप भी नहीं है लिखने का, अनटिल अनलेस बिल्कुल डायरेक्टली 10 नंबर का क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक पे आ जाए तब तो आप डिटेल में जाएंगे, नहीं तो आपके पास स्कोप भी नहीं है लिखने का। तो इस सभी जो पर्टिकुलर मेन कमिटीज़ हैं इनके कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स याद रखिए। 2 कमिटीज़ को या 3 रिकमेंडेशंस को, इसमें प्रकाश सिंह कह रहा हूँ मैं, मलीमत कह रहा हूँ, इनको तो आप एग्जाम में लिख करके ही आना पड़ेगा अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया। देन अगर आपके साथ में दूसरा कैंडिडेट है वो लिख के आ रहा है और आपने लिख के आ रहे हो तो आप नेगेटिव यहाँ पर जो है आपका जो है डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ जाते हो। मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, और कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट ऑफ द नेशनल पुलिस कमीशन, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, फर्स्ट पॉइंट, कि जुडिशियल इंक्वायरी। ये रिपोर्ट कहती है कि मान लीजिए कहीं भी पुलिस की तरफ से, पुलिस की वजह से कस्टोडियल टॉर्चर के होता है, डेथ होती है, कस्टोडियल रेप जैसी सिचुएशन आती है, ऐसी एलिगेशन लगती है, तो वहाँ प्रॉपर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कहती है रिपोर्ट कि हमें ज़रूरत है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को पुलिसिंग में कम करना है। एंड बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए वी नीड टू बी मोर सेंसिटिव। ओके स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट इसमें कमिटी कहती है कि 3rd डिग्री जो मीजर्स होते हैं, मतलब जो ऐसे तरीके होते हैं जिससे बयान उगलवाए जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है या उसको सेल्फ कन्फेशन जब कराना होता है, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो 3rd डिग्री मीजर्स को हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना है। इस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन है। 5th पॉइंट में ये रिकमेंडेशन देती है कि जो पोस्टिंग्स है, पोस्टिंग्स ऑफ ऑफिसर्स, वो भी ग्रेजुअल फेजेस में होनी चाहिए। क्लियर? एंड द रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट द ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ ऑल द रिक्रूटमेंट्स एक्सेप्ट एट द आईपीएस लेवल एंड एट द कांस्टेबल लेवल। तो इसमें एकदम फेजेस में इस चीज़ों को करने की ज़रूरत है। एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट सेज कि हमें एक नया एक्ट लाने की ज़रूरत है पुलिस के लिए। तो ये नेशनल पुलिस कमीशन की 3-4 बातें हैं। और एक बात और कहती है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कि जो चीफ ऑफ पुलिस है उसका अपॉइंटमेंट और उसका टेन्योर, ये पर्टिकुलर हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक सिलेक्शन पैनल होना चाहिए। और इस सिलेक्शन पैनल में कम से कम नहीं तो 3 नाम ऐसे आने चाहिए जिससे फिर फाइनली चीफ ऑफ द पुलिस का सिलेक्शन हो। ये अपॉइंटमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सारी बात नेशनल पुलिस कमीशन कहती है। 7 पॉइंट है, 3 पॉइंट याद करिए, आगे बढ़िए। इसको कोट जरूर करके आइए, बस मौका मिले कोट करिए। दूसरा डिस्कस करते हैं जल्दी से, रेबेरो कमेटी। रेबेरो कमेटी आपकी आती है 1998 एंड 1999 में। क्लियर? तो ये आपकी जो कमेटी है इसमें कुछ बातें हैं जो इस कमेटी ने कही। सबसे पहला पॉइंट, पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी नाम का कमीशन आना चाहिए प्रॉपर।
ठीक है। और ये जो कमीशन है पर्टिकुलरली स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन पर्टिकुलर जो मैंने पीछे आपको बताया, इसमें एक पॉइंट और है, नेशनल पुलिसिंग कमीशन के ये भी कहना होता है, ये भी कहती है वो कि स्टेट सर्विस जो है स्टेट सिक्योरिटी, मैं पूरा लिख देता हूँ, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनना चाहिए। तो ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बहुत सी चीज़ों का ध्यान रख सकता है। तो ये कहती है कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट कहती है कि ये जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन है, जो नेशनल पर्टिकुलरली पुलिस कमीशन ने बताया है, इसी तरीके का एक पर्टिकुलर पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस में अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, पहला पॉइंट, ठीक है। और ये इनफैक्ट ये कहते हैं कि ईच स्टेट में इस तरीके का कमीशन आना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एक तरीके की कंप्लेंट अथॉरिटी आनी चाहिए, और कंप्लेंट अथॉरिटी लोगों को ये पावर देगी कि वो आराम से इस पे जो भी कंप्लेंट्स हैं वो लिख सकें और उनके फिर उस पर जो है कार्रवाई हो सके। तीसरा एक ये कहते हैं कि पुलिस को लेकर के एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड सेटअप होना चाहिए हर स्टेट के अंदर, और इसमें जो है एक पहली बात तो ईच स्टेट, और इसमें जो है डीजीपी लेवल का पर्सन होना चाहिए इसका मेंबर, और 4 सीनियर मेंबर्स भी होने चाहिए, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें ये अपना रोल प्ले कर सके। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि गवर्नमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो पर्सनल्स हैं उनके ट्रांसफ़र्स होते हैं, उनके जो टेन्योर होता है, उनके प्रमोशंस होते हैं जिसमें धांधलेबाजी होती है, जो भी उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या उनको किसी भी तरीके की पनिशमेंट भी दी जाती है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टैंडर्ड हमारे पास होने चाहिए, ताकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए। किसी एक पर्सन को उठा करके उसको प्रमोशन कर दिया जबकि वो डिजर्व नहीं करता था, और जो डिजर्व करते हैं ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स उनको नहीं मिलता। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे एक डर खत्म होगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी मिनिमाइज होगा। अल्टीमेटली ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस जो है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट इन्वेस्टिगेशन विंग बननी चाहिए, एंड डेफिनेटली इट नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कुछ बातें हैं, तो आपको ये 5 पॉइंट मैंने इस कमेटी के रिस्पेक्ट में दिए, इसको आप कोट करके आइए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पहला मैंने आपको बताया नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में, इसमें एसएससी ऐड कर लीजिए पॉइंट, ठीक है। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बोला। दूसरा मैंने आपको बताया रिबेरो कमेटी। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे पद्मनाभ भाई कमेटी, ये 2000 में आती है। इसके कुछ 3 से 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सारे नहीं करिए। जैसे कि हमें बहुत ज़रूरत है रिप्लेस करने की पुलिस लॉ को, और ये तो बहुत कॉमन सी है क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर पुलिस एक्ट है, ये पुलिस एक्ट कब का है, 1861 का है, तो इसको डेफिनेटली रिप्लेस करने की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये चाहते हैं कि चेंजेस हों, ये रिपोर्ट कहती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए। जो हायरिंग होनी चाहिए पर्टिकुलरली सब इंस्पेक्टर लेवल पर वो बढ़नी चाहिए, इंस्टेड ऑफ हम कॉन्स्टेबल्स को हायर करें। तो ये कौन से पॉइंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो रेशियो है सीनियर और जूनियर का, उस रेशियो को हमें अब थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, तो क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पुलिसिंग बहुत ज़्यादा है। देन थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग पर फोकस करना है, हमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल भी चाहिए प्रॉपर। तो 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट जिसमें जो है हायरिंग सब इंस्पेक्टर्स की हो, और रिप्लेस करने की जरूरत है अब इस पूरे लॉ को ही। 4 पॉइंट बदबना भैया कमेटी 2000 की। फोर्थ आती है 2002-2003 की मलीमत कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, यू मस्ट मेंशन इट्स रिकमेंडेशन इन जो भी रिपोर्ट्स के हैं इन द एग्जाम। सबसे पहला पॉइंट इस कमेटी का है कि हमें अब डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, डाइल्यूशन ऑफ मैनी
प्री ट्रायल सेफगार्ड्स अगेंस्ट वायलेंस। मतलब होता क्या है कि जब ट्रायल होने से पहले जो पर्टिकुलर पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको बहुत से सेफगार्ड्स हैं, उसे हमें क्या करना है, हमें उसको उसके जो सेफगार्ड्स हैं उसको कम करना है। मतलब होता क्या है कि जो चार्जशीट होती है उसे फाइल करने के लिए जो 90 डेज का पीरियड है वो कहते हैं कि इसको इंक्रीज कर देना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर केस में ग्रेव कोई पर्टिकुलर जो केस बनता है, ग्रेव ऑफेंस होता है कोई, तो उस केस में तो 15 दिन की रिमांड भी कंपलसरी या मैंडेटरी हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि विक्टिम्स के राइट्स भी होने चाहिए, राइट्स ऑफ विक्टिम्स, क्योंकि देखिए क्या है कि अनटिल प्रूवन गिल्टी वो इनोसेंट होता है, तो विक्टिम के राइट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। और जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, वो भी इसमें वो कहते हैं कि इसमें हमें इस तरीके के प्रोग्राम में विटनेस को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो कोई लोग सामने ही नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट वो ये कहते हैं, जो एक क्वेश्चन है डेथ पेनल्टी का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सेपरेटली भी एग्जाम में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा वर्ड जो आएगा इसमें वो है कैपिटल पनिशमेंट, कि क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इंडिया में क्या बदलाव आना चाहिए, इस पे बहुत डिबेट चल रही है। ये अपने आप में पेपर 2 का टॉपिक है आपका। तो कैपिटल पनिशमेंट के केस में भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मलिमत कमेटी की इस रिपोर्ट को आप एड्रेस कर सकते हैं, जहां पर उनका भी ये कहना है कि डेथ पेनल्टी जो है इसको हम क्या करें, डेथ पेनल्टी अब नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके इसको हम रिड्यूस करें, और उस तरीके के ऑफेंसेस जो हैं उनको हम डेथ पेनल्टी की जगह इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसे हम कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको चेंज कर दे। ठीक है, तो डेथ पेनल्टी की जगह हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे फोकस करें। और हमें आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कब कहते हैं ये एक कोट है जो आपसे बोलती है कि जब पत्थर फेंको दूसरी तरफ से पत्थर आए तो फिर तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें ज़रूरत है कि रिवेंज लेने की सोच नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई किसी पर्सन को अगर हमें पनिशमेंट देनी है तो उसको इसलिए देनी है क्योंकि उससे हमें रिवेंज लेना है कि उसने गलत किया। हमें उसको सुधार करने की कोशिश होनी चाहिए। तो पुलिस में जो पनिशमेंट है, जो पुलिस की सोच होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की, पहली बात तो एक गिल्टी को पकड़ा जाए जो भी पर्सन है, लेकिन उसके बाद जब जुडिशरी में आए तो जुडिशरी में डेथ पेनल्टी डायरेक्ट अल्टीमेटम नहीं हो सकता, इसमें इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज होना चाहिए ताकि आदमी अपने अंदर सुधार ला सके। दो, डेफिनेटली ग्रेव क्राइम के लिए जो है आज भी हमारी कंट्री में डेथ पेनल्टी है, और इस पर एक डिबेट है फॉर एंड अगेंस्ट की। ये आप अपने एंड पर पेपर 2 में इसको प्रिपेयर करिए, मलिमत कमेटी को आप कोट कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है कि ये रिपोर्ट भी यही कहती है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनने की जरूरत है और इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। इनफैक्ट इसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। क्लियर, ये सारी बातें 4 पॉइंट हैं, आप इसमें कोट करिए मलिमत कमेटी को। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, फिर मैंने आपको रेबेलो कमेटी 98-99 की है उसके कुछ पॉइंट्स बताए, पद्मनाभ भाई कमेटी 2000 की, एंड देन मलिमत कमेटी 2002 एंड 2003 की। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट पर, जो है प्रकाश सिंह केस 2006 का। तो प्रकाश सिंह जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव्स थे जो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के थे। स्टूडेंट्स, प्रकाश सिंह जो है ये कौन है, ये अपने आप में एक पब्लिक सर्वेंट रहे हैं। क्लियर, रिटायरमेंट होने के बाद ये क्या है, इन्होंने एक अपनी PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में कि अब जरूरत है हमें सुधार की और पुलिस रिफॉर्म्स की, क्योंकि ये खुद रिटायर्ड थे ऑफिसर, तो इन्होंने इस PIL को रखा और अपने केस को जो है प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को एक्सेप्ट किया और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस इशू करी, जो गाइडलाइंस क्लियरली पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ डायरेक्टेड थी। ठीक है, इसमें एक दो बातें और बताऊं तो एक्चुअली में ये DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के पास्ट में, और आसाम में भी थे ये प्रकाश सिंह जी, और 1996 में ये PIL इन्होंने डाली थी।
इसके सीधे सीधे रिफॉर्म्स पे चलते हैं, गाइडलाइंस पे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहला है, हाँ जी ज़रूरत है हमें एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की। जो बातें पीछे लिखी गई हैं ये सेम बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी अब कह देती है। दूसरा वो कहती है कि जो डीजीपी हैं उनके अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं और उनका जो टेन्योर है उसमें एक तो टेन्योर को फिक्स करने की ज़रूरत है और इनके अपॉइंटमेंट्स का भी तरीका डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर होना चाहिए डीजीपी का, कम से कम नहीं तो 2 साल का टर्म होना चाहिए एसपी एंड एसएचओ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम टेन्योर को फिक्स नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा और वो अपना काम निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे। ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ और टेन्योर के ऊपर बात हो गई। सेपरेशन, जो फंक्शंस हैं उनको सेपरेट करने की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग तरीके से उसका सेल होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो पुलिसिंग चाहिए वो अलग होनी चाहिए। अब ज़रूरत है हमें इसे सेपरेट करने की। अगेन वही बात जो पीछे लिखी गई है, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनना चाहिए। ये जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होगा ये पुलिस के ट्रांसफर्स के बारे में, उनके पर्टिकुलर टेन्योर, अपॉइंटमेंट, उनके जो है प्रमोशंस, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग करे। अल्टीमेटली पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दोनों लेवल्स पे बने ताकि लोग अपनी बातों को कह पाएं। अगर कहीं उनके ग्रीवेंसेस हैं तो वो एड्रेस हों। कोई पुलिस पर्सनल करप्ट होता है, करप्शन में आता है, या वो नहीं काम करता है, या वो नहीं सुनता है किसी केस को, तो कम से कम अथॉरिटी हो एक कंप्लेंट की जिस पर जो है लोग आ सकें, बोल सकें, अपनी बात को रख सकें। जैसे कि स्टेट लेवल पर सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको 7 पॉइंट्स इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ पे दिखाए हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको कोट करना है, इसको आपको बताना है, एग्जाम में लिख कर के भी आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, डू नॉट मिस इट आउट। कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको अब बताऊंगा जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट की है। ये बहुत जनरल है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट आप अलग से पढ़ते हैं कि पुलिस को अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लाने की जरूरत है, एक बैलेंसिंग ऑटोनॉमी होनी चाहिए उनके अंदर, और वो कंट्रोल भी होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल भी हों जो उनके एक्ट्स हों। देन गाइडेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसका पर्टिकुलर फ्रेमवर्क क्या है उस पर जरूरत है वर्क करने की। फॉरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से टाइम हमने देखा है कि पुलिस कोई केस लेती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद वो केस सॉल्व नहीं होता और फिर वो केस किस पे चले जाता है, सीबीआई के पास चले जाता है। सीबीआई फिर कहती है कि भाई पुलिस ने तो सारे एविडेंसेस को एकदम जो है ख़राब कर दिया है, पुलिस ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन ही ठीक से नहीं करी, यहाँ पे तो एविडेंस ही मिट गए। भाई देखो, इसमें सोचने की बात यह है कि पुलिस को पहली बात तो फॉरेंसिक साइंस में उसको इक्विप करना एंड अल्टीमेटली उसमें ट्रेनिंग देना, उसमें समझ होना, उसके जो पर्टिकुलर फंडिंग है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर विंग होना, इन सब चीज़ों को ज़रूरत है। तो ये बात यहाँ पर रिकमेंडेशन रिपोर्ट कहती है एआरसी की 2007 की। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट, इस पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टरेट ऑफ द पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें ना हो। बर्डन ऑफ द पुलिस को कम करना है, तो अभी हमें बहुत सी जगह वैकेंसीज को फिल करने की जरूरत है और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे आउटसोर्स कर सकते हैं उन कामों को, नॉन कोर फंक्शंस को। क्लियर? और ट्रेनिंग की बात भी सेकेंड एआरसी ने बोली है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स ये कॉमन पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, इतना ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सुन लिया एक बार, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2-3 पॉइंट्स तो वैसे भी लिखाएंगे। 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, डन हो जाएगा। डन। अब आते हैं स्टूडेंट्स, पुलिस रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट एंड रीसेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स के क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला है मॉडल पुलिस एक्ट एडॉप्शन। ये जो मॉडल पुलिस एक्ट है स्टूडेंट्स, ये आपका आता है 2005 में। इस तरीके के एक्ट के पीछे जो कमिटी थी, जिसे हम बोलते हैं पुलिस एक्ट लाने के पीछे की जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, उस कमिटी का नाम आपको मैं बता देता हूं जल्दी से। उस कमिटी का नाम था, इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था सोली सोराब जी। 2005 में इस तरीके का ये जो है ड्राफ्ट लेकर के आते हैं। 2005-2006 में क्या बन जाता है, ये पुलिस एक्ट बन जाता है। क्लियर? अब ये एक्ट क्लियरली क्या बोलता है, इसमें बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि स्टेट अथॉरिटीज
जो बनती हैं सिक्योरिटी कमीशन, जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बोलते हैं, ऐसे स्टेट अथॉरिटी जो है उसमें 5 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। देन इसके साथ साथ यहाँ पर रिटायर्ड कोई डीजीपी हो सकता है, प्लस इसमें एक रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिशियल, रिटायर्ड ऑफिसर। इसमें ये बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी को भी हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर बातें हैं, ये क्लियर बातें बोलती हैं कि ये इस एक्ट में अडॉप्शन होने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है ऐसे अथॉरिटी बनाने की। इनफैक्ट इसमें जो रिटायर्ड डीजीपी बोला गया है, वो बोला गया है कि अनदर स्टेट के होने चाहिए, ताकि वो बायस्ड ओपिनियन ना रखें। देन ये देखा गया कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली, ये 17-18 स्टेट्स हैं जिन्होंने ये इस मॉडल को अडॉप्ट किया है, लेकिन 100% अडॉप्शन जो बातें की थी इस एक्ट की हैं, वो 100% अडॉप्ट नहीं हुई है। कहीं मेंबर्स इस तरीके के नहीं है, डिफरेंट है उसमें, कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत से इश्यूज़ हैं। हमें इसको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या ये रिफॉर्म लाया है? यस, गवर्नमेंट ये रिफॉर्म लाई है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस के लिए अपनी स्कीम लेकर के आए। ये स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2017 में ये स्कीम आती है और फिर ये 2020 तक के लिए स्कीम होती है। अल्टीमेटली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको 2025 और 2026 तक कंटिन्यू भी करने के लिए बोल दिया है। तो इस स्कीम में क्या क्या बातें हैं, यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस स्कीम में जो बातें हैं वो ये हैं कि हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर कि सिक्योर पुलिस स्टेशंस हों। हमें ज़रूरत है ट्रेनिंग सेंटर्स की, पुलिस हाउसिंग की। ऐसी चीज़ों पर हम जो है मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा मैं स्टूडेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये दोनों तरीके के चेंजेस सरकार ने अपने इनिशिएटिव में शुरू किए हैं। जैसे कि अब मैं आपको पिंक कलर से एडमिन के चेंजेस दिखा देता हूँ। एडमिन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने कोशिश करने की शुरू करी है वो है, अगेन जो बात पीछे जो गाइडलाइंस में बोली थी प्रकाश सिंह केस में, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम एंड लॉ एंड ऑर्डर टीम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई स्पेशलाइज्ड विंग होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड विंग फॉर साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स अपने आप में एक नया फॉर्म ऑफ क्राइम है। साइबर सिक्योरिटी टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। तो साइबर क्राइम्स जो है इसमें सेपरेट विंग की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली वुमेन की फोटोग्राफ्स वगैरह वो मॉर्फ होती है, वहाँ पर जो है ब्लैकमेलिंग होती है। तो बॉयज़ लॉकर करके एक एग्जाम्पल है, ये एक इस तरीके का एग्जाम्पल है जो अपना जो सोशल मीडिया पर क्या करता था, वुमेन की जो गर्ल्स की वुमेन की जो है फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके उनको ब्लैकमेल करता था और उनके लिए गलत गलत बातें बोलता था। तो ये पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना, उसे पकड़ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक नेक्स्ट डोमेन हो गया है। इसमें एक एग्जांपल मैं और दूंगा, साइबर डोम प्रोजेक्ट। साइबर डोम प्रोजेक्ट, ये साइबर डोम प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ये केरला का इनिशिएटिव है। ये आप समझ लीजिए ऑनलाइन पुलिसिंग का एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की, तो अब हम इसको यहां लिख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या है? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, राइट। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में कि प्रॉपर हमें जो है मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट ने करा भी है। कंट्रोल रूम्स पर उसमें अपडेट किया गया है, मॉडर्नाइज किया है उसको, और फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रैकिंग के लिए CCTNS सिस्टम, दैट इज़, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम।
इसका मैंने ये लोगो भी आपको यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए ध्यान से। स्टूडेंट्स क्या है ये CCTNS, इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है और जो भी स्टेट्स वगैरह हैं उन सभी स्टेट्स की जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो सब इसमें डाटा डाल दिया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन इस स्टेट में क्राइम करे और फिर दूसरी स्टेट में जाए तो फिर पता ही नहीं हो उसके बारे में कि वो क्रिमिनल भी है। इस पर्टिकुलर जब सिस्टम में जब नाम सर्च किया जाएगा तो नाम आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएंगी, क्राइम का वो जो तरीका है वो आ जाएगा और ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है, पुलिस ऑफिशियल्स को इन्फॉर्मेशन इजीली मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, CCTNS गवर्नमेंट इसको कर चुकी है। देन गवर्नमेंट ने एक स्टेप और लिया है कि अब वो धीरे धीरे क्या कर रही है, कमिश्नरेट सिस्टम की तरफ मूव कर रही है, जहां भी उसको जरूरत महसूस हो रही है। तो दो तरीके के सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो ड्यूअल सिस्टम होता है, एक कमिश्नरेट सिस्टम होता है। जहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, जहां पर रिक्वायरमेंट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए समझ लीजिए, या फिर जहां पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरीके की होती है, बहुत ज़्यादा वहां पर जो है पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कमिश्नरेट सिस्टम पर जंप कर जाती है, पॉपुलेशन जहां ज़्यादा होती है गवर्नमेंट। मैं अब आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दूंगा कि ड्यूअल सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। यह आपसे अलग से स्पेसिफिकली अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जब ड्यूअल सिस्टम होता है तो इसमें एक तरफ क्या होता है, DM होता है जिसको एग्जीक्यूटिव पावर होती है, और दूसरी तरफ एक SP होता है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो मतलब हेड हो गया, और जो डायरेक्शंस होती हैं वो दोनों के हाथ में होती हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास अपनी पावर्स होती हैं, SP के पास अपनी पावर्स होती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर रहता है इसमें। जो DM होता है वो इशू करता है अरेस्ट को, वारंट्स को, लाइसेंसेस को इशू करता है, जबकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का रोल होता है। लेकिन ज्यादातर जो इसमें पावर होती है ड्यूअल सिस्टम में वो एग्जीक्यूटिव की तरफ होती है, DM की तरफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लेस कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू द पुलिस, मैंने ऑलरेडी बता दिया, DM इज मोर अकाउंटेबल इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम। और SP को असिस्ट करने के लिए एडिशनल SP हो सकते हैं और डिप्यूटी SP हो सकते हैं, इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं। दिस इज ड्यूअल सिस्टम। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो पावर होती है वो पुलिस के हाथ में ज़्यादा होती है। इसमें जो DM वगैरह नहीं होते उस रीजन में, और कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया जाता है। ये रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की तरह होता है या उससे ज़्यादा ऊपर की रैंक का पर्सन हो सकता है। हेड ऑफ द फोर्स होता है ये विद इन द सिटी, और ऑलमोस्ट कमांड जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफाइड होता है, सिंगल यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है, कमांड होती है जिसमें टॉप पर्सन कमिश्नर होगा। ऐसा जब होगा तो इसमें डिलेज नहीं होंगे ब्यूरोक्रेटिक, और क्विकर रिस्पांस रहता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए कमिश्नरेट सिस्टम पर आते हैं। पावर जो होती है पुलिसिंग की वो भी दी जाती हैं कमिश्नर को, और मजिस्ट्रेसी की जो पावर है वो भी मिल जाती है कमिश्नर को। तो आप देखिए ड्यूअल सिस्टम नहीं है कि भाई मजिस्ट्रेट अलग है और SP अलग है, नहीं, कमिश्नर है उसको दोनों तरीके की पावर्स इसमें दी जाती है। और अकाउंटेबिलिटी भी स्टेट पुलिस चीफ के हाथ में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है पर्सन, कमिश्नर जो होता है। लेस अकाउंटेबिलिटी होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, जनरल DM वगैरह नहीं होते वहां पर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पर उस पर अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं होती। कमिश्नर जो होगा उसको असिस्ट करने के लिए स्पेशल या जॉइंट एडिशनल कमिश्नर हो सकता है, डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब बिल्कुल तरीके से ऊपर से नीचे तक जो है प्रॉपर हायरार्की में होता है, यूनिफाइड होता है। तो ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, लखनऊ जैसे एक एग्जांपल है, यूपी में जो सिटी है वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम फॉलो होता है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा, कमिश्नरेट सिस्टम एक पुलिसिंग का है, एक ड्यूअल सिस्टम है हमारी जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एंड SP लेवल पर जो है पूरे सिटी को यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। डन, दो टॉपिक हो गए, इसमें डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको एक सीधे सीधे रिकॉर्ड्स देता हूँ जो जिस तरीके की स्टेट्स ने इस तरीके के डायरेक्टिव्स को जो गवर्नमेंट के हैं मॉडल पुलिस अडॉप्शन के, उसको इंप्लीमेंट कितना किया है, इस पर एक रिपोर्ट आई थी स्टूडेंट्स। ये जो रिपोर्ट थी इसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव रिपोर्ट, और ये 2021 की रिपोर्ट है स्टूडेंट्स। इसमें ये बोला जाता है कि जो पर्टिकुलर रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिसिंग रिफॉर्म्स हैं वो बहुत स्लो हैं, पहला पॉइंट, और रिग्रेसिव है। ठीक है, मतलब ये रिपोर्ट कहती है कि नॉट इवन वन स्टेट ये फुली कंप्लाइंट है जो एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव समझ लो, मॉडल पुलिसिंग एक्ट के डायरेक्टिव समझ लो, इसमें कंप्लीट एडॉप्शन अभी तक नहीं है। वैसे
प्रकाश सिंह केस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं तो ज़्यादातर जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं वो स्टेट्स ने मान लिए हैं, करने की चेंजेस कर लिए हैं, लेकिन 100% नहीं है। 18 स्टेट में वो कहते हैं कि ये पास हुआ है और अमेंडेड हुआ है पुलिस एक्ट इन द टाइम बीइंग, बट नॉट फुली मैचेस द लेजिस्लेटिव मॉडल जो पुलिस मॉडल एक्ट था। अल्टीमेटली नॉट अ सिंगल यूनियन टेरिटरी इज कंप्लाइंट विद द डायरेक्टिव्स, लेकिन ये 2021 के हिसाब से है रिपोर्ट, तो आप उसी रिस्पेक्ट में लिखिएगा। ये चीज़ ये बताती है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन पर जब हम आते हैं तो उसमें अभी भी लेक्यूना है, उसमें अभी भी इफेक्टिवनेस नहीं है, एंड इसको और भी ज़्यादा रिग्रेसिव तरीके से हमें, मतलब प्रोग्रेसिव तरीके से, इनफैक्ट आई वुड से, इसको और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, अब कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं अलग से आपको बताऊंगा और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है एक, तो वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको आप ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे फॉरवर्ड में, नहीं तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन में लिखना ही होगा। स्मार्ट पुलिसिंग में जो एक्रोनिम बनता है उसमें एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है कि हमारी जो पुलिस है उसे सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। वो एक ही तरीके से हर तरीके के पर्सन को डील नहीं कर सकती। जो इलिटरेट हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, उनको डील करने का तरीका, अंडर प्रिविलेजेस को डील करने का तरीका, जो इनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए, वो सेंसिटिविटी आज हमारी पुलिसिंग को ज़रूरत है। प्लस हमारी पुलिस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मॉडर्न हो और मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में इधर से उधर जब पर्टिकुलर कोई केस होता है, कोई क्राइम होता है और उसको मोबाइल होना पड़े, तो कहते हैं ना हिंदी फिल्मों में कि पुलिस हमेशा लेट ही पहुंचती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विप्ड होना चाहिए और मोबिलिटी उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अल्टीमेटली इट नीड्स टू बी अलर्ट एंड अकाउंटेबल। ए से क्या मतलब है? अलर्ट एंड अकाउंटेबल। आर से ज़रूरत है कि ये पुलिसिंग हमारी रिलायबल हो एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए, मतलब केस रख के बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली इट टॉक्स अबाउट ट्रेन्ड पर्सनल्स एंड टेक सेवी एज वेल। वी शुड यूज़ बेटर टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की ज़रूरत है, इक्विप्ड होने की ज़रूरत है, एंड ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारी जो है ना IPF की एक स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स निकलता है, ये रैंक दी जाती है प्रॉपर, जो पुलिसिंग के लिए इंडेक्स निकलता है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, और इसमें ये देखा जाता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरला, सिक्किम ये टॉप लेवल पर पुलिसिंग में खड़े उतरते हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए या झारखंड के लिए, इनके लिए बोला जाता है कि ये रैंक में नीचे आते हैं। तो इस तरीके की रैंकिंग से क्या होगा कि एक कंपटीशन क्रिएट होगा, एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट होंगे, और जिससे हम जो अच्छा कर रही हैं उनसे चीज़ें सीख भी सकते हैं। क्लियर? जो स्टेट्स अच्छा कर रही हैं तो उनकी पुलिसिंग में क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, एंड देन इन दिस वे ओवरऑल इंप्रूवमेंट विल हैपन। कोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको आप अगर कोट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट साइड में एक इस तरीके का कॉलम बना करके इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है पुलिस को लेकर के वो क्या है कि वो सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ या इक्विप्ड होने चाहिए। टेक्नोलॉजी को, आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके, क्योंकि नए नए तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं ना। अभी हमने डिस्कस किया ना कि भाई साइबर क्राइम्स अपने आप में एक तरीके का क्राइम है, तो ऐसे क्राइम्स को डील करने के लिए ज़रूरी है हमारी जो पुलिस है वो भी कमिटेड रहे और विद स्पीड एंड प्रिसीजन कहीं से भी वो क्या कर सके, काम अपना कर सके, और प्रॉपर ट्रेनिंग एंड पुलिस पर्सन्स की इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के कि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है पुलिस से लेकर के वो बहुत ज़्यादा अब मल्टीप्लाई हो चुकी है, वो कॉलोनियल एरिया की तरह नहीं है। इसलिए पुलिस को भी आज अपने अंदर चेंजेस और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ नए नए तरीके के फॉर्म्स आ रहे हैं क्राइम को लेकर के, तो पुलिस को और भी ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, इफेक्टिवली डील करने की ज़रूरत है क्राइम एंड क्रिमिनल्स के साथ। ह्यूमन राइट्स को, वायलेशंस को नहीं होने देना है, उसे अपहोल्ड करना है ह्यूमन राइट्स को, और बिल्ड करना है ऐसा एनवायरनमेंट जहां पुलिस अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो सर्विस डिलीवरी के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल हो। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस होना चाहिए टू द पीपल, ना कि उन्हें डरा करके जिए। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्टली स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं करंट डेवलपमेंट्स के जो पुलिस के रिस्पेक्ट में, जिसमें ये टॉपिक जो मुझे आपको पढ़ाना है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये स्कीम देखिए क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स स्कीम आई तो 2017 में थी,
और ये स्कीम 3 साल के लिए लाई गई थी, 2017 से 2020 तक के लिए, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक, ठीक है, 25-26 तक। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें रिड्यूस करना है जो डिपेंडेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की आर्मी के ऊपर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ऊपर। और ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, कि हमें अब इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कंट्रोल करना है तो अपनी पुलिसिंग जो अपने आप में क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उस पर भरोसा दिखाना है और उसे मॉडर्नाइज करना है। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर अम्ब्रेला स्कीम है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस, और इक्विप्ड करना है स्टेट पुलिस फोर्सेस को एडिक्वेटली और स्ट्रेंथन करना है, उनकी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें बूस्ट लाने की ज़रूरत है। ये बात आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने आपको नक्सलवाद का इशू पढ़ाया था, नक्सलिज्म का, एक जगह कन्फ्लिक्ट होता है, फिर आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ता है, यहाँ पर पर्टिकुलर जो है आर्मी को कभी कभी जो है बुलाना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ पे मूवमेंट होता है बड़ी बड़ी फोर्सेस का इधर से उधर, तो वो एक अपने आप में एक ऐसा दूसरी जगह पर एक स्पेस छोड़ देता है जहाँ अलग तरीके के क्राइम फिर फ्लरिश होने के चांसेस होते हैं। तो इतना मोबिलाइजेशन ऑफ द फोर्सेस का नहीं हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर पुलिस ही एज अ फर्स्ट लाइन उसको टैकल कर सके। इस स्कीम में देखिए तो अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें जो है 2 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल जो इसका है कि भाई सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर करना है स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक सेक्टर में, सरकार, सेंटर और स्टेट मिलकर के इस बात का पहली बात तो ध्यान रखे। और दूसरा, मॉडर्नाइजेशन के लिए पुलिस फोर्सेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उसमें गवर्नमेंट अपना काम करे। तो मैं इसमें जल्दी से बता देता हूं। पहला जो वर्टिकल 1 है उसको लेकर के कुछ ऐसे सेंटर सेक्टर सब स्कीम है, नाम ही लिख लीजिए, मतलब डिटेल में तो इसमें नहीं जाना चाहिए, और स्टेट सेक्टर स्कीम, ये 2 बता देता हूँ जल्दी से, नाम लिख लीजिए तो आपको क्या रहेगा, आप एटलीस्ट इसको कोट कर पाएंगे। पहला, इसमें जब सेंटर सेक्टर सब स्कीम में जाएं तो पहली स्कीम तो जो आपको पता है कि जो हमने क्या किया है, CCTNS, इसको इंट्रोडक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो कॉम्प्रीहेंसिवली हम जो पर्टिकुलर जो नेटवर्क बनाएंगे ऐसा कि जो भी क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाएं, उनके रिस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिले, पहला। और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रिजन्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रिजन्स। देखिए ई प्रिजन्स के केस में जब हम ई लिख रहे हैं तो मतलब इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग दी, कह सकते हैं आप, प्रिजन मैनेजमेंट थ्रू डिजिटाइजेशन। मतलब हम जो प्रिजन के रिस्पेक्ट में भी जो डाटा है उसको डिजिटाइज करें और उसके हिसाब से उसे मैनेज करें, इसका इससे लिंकेज हो जाए और अल्टीमेटली इससे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड डाटा जो जनरेट होगा उससे हेल्प मिल पाएगी। स्टेट स्पेसिफिक, सेंटर पहली बात तो इस पर वर्क करेगी। स्टेट स्पेसिफिक जो काम है वो ये है कि असिस्टेंस मिले स्टेट्स को फॉर पुलिस मॉडर्नाइजेशन। तो इस स्पेसिफिक स्कीम में सेंटर ये कोशिश कर रही है कि स्टेट को प्रॉपर असिस्टेंस मिले। ये असिस्टेंस जो है जैसे कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उसके रिस्पेक्ट में असिस्टेंस है, इक्विपमेंट में असिस्टेंस है, इस सब चीज़ों पे हो। और दूसरा है स्टूडेंट्स की जो असिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल प्रोजेक्ट्स, वो स्टेट सरकार को मिले। जैसे कि एग्जांपल ले लें तो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें लेबोरेटरीज आ रही हैं या इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, इसमें सरकार अपना रोल प्ले करे। तो ये वर्टिकल 1 है जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर सेंटर सेक्टर सब स्कीम्स कुछ हैं, स्टेट सेक्टर स्कीम्स हैं जिसमें ये चीज़ें होंगी। फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको बना करके दिखा दीजिए आप, काफ़ी है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो वर्टिकल 2 है, इसमें भी कुछ स्कीम्स हैं। जैसे कि पहली स्कीम ये है कि असिस्टेंस मिले, असिस्टेंस
किसको देने की ज़रूरत है? ये सेंट्रल एजेंसीज को यहाँ पर हमें असिस्टेंस देनी है और सेंट्रल एजेंसीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर वर्क करें, पहली बात तो। और दूसरा, जो पर्टिकुलर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उस पर हम वर्क करें, ताकि जो भी एरियाज हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। वैसे तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पर है, लेकिन इसको टोटली एलिमिनेट करना है। तो इसमें सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है कि सिविक एक्शन प्लान को हम बूस्ट कर दें इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज। देखिए, सिविक एक्शन प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों में बर्तन बांट देना, उनकी हेल्थ चेकअप का कैंप लगा देना, उनमें कपड़े बांट देना, इस तरीके की जब चीज़ें होंगी तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर और वो लोगों से घुलते मिलते हैं। तो क्या होगा कि फिर हम दुश्मन नहीं दिखेंगे, हम दोस्त हो जाएंगे। ऐसी सोच, सिंपल सी सोच, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। मीडिया के रिस्पेक्ट में भी प्लान है यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ के रिस्पेक्ट में। तो आप इस पॉइंट को आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के टॉपिक में भी अगर लिखना चाहें तो कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में ज़रूर लिखिए या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में लिखिए। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है स्टूडेंट्स कि हमने क्या करना है, एक्सपेंडिचर के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंडिचर के लिए वो भी हमें देने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ की बात नहीं कर रहे, इसमें जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करते हैं। वहाँ भी जो भी हमें ज़रूरत हो सकेगी हमें ये करना चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्या है, एक पॉइंट और है कि जो सेंट्रल असिस्टेंस है ये देने की ज़रूरत है सेंटर की तरफ से टू द स्टेट्स। किन किन कारणों के लिए? फॉर बेटर इक्विपमेंट्स and for better weapons, forensics, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? इनफैक्ट इसमें सरकार अपनी तरफ से हिमालयन स्टेट्स के लिए भी अलग से स्कीम में, जो भी आप पढ़ते हैं कि हिमालयन स्टेट्स के लिए जनरली जो रेशियो रहता है वो 90:10 का रहता है, तो वो इस पर भी फोकस है पूरा का पूरा। तो ये ओवरऑल आपका जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी, जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस, इस टॉपिक में अगर कुछ लिखने को आता है तो एक तो ऑब्जेक्टिव लिखिए, कब कब कैसे कैसे बना और इसका जो है कैसे एक्सटेंशन हुआ। देन इसमें 2 वर्टिकल्स हैं जिसमें एक्सपेंडिचर, जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस को लेकर के है। तो उसमें वर्टिकल 1 में सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स, स्टेट सेक्टर सब स्कीम्स, ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। प्लस इसमें सेकंड वर्टिकल में जो स्कीम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में आप पूरा 10 नंबर का आंसर अगर सिर्फ इस चीज़ पे पूछा जाए तो भी आप इसके लिए तैयार हैं। कोई जनरल क्वेश्चन आएगा उसमें काउंटर मेजर्स अगर लिखने होंगे कि कैसे पुलिस रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, तब वहाँ पर ये शॉर्ट में लिखिएगा, इतनी डिटेल में आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक है स्टूडेंट्स। अभी एक बात बस लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये और बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात और सरफेस कर दी है, और वो बात है कि जो वन नेशन है, क्या उसके लिए वन पुलिस यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो चिंतन करने के लिए कहा है कि इस बात पर सोचने की जरूरत है, आवश्यकता है, ताकि यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में आए पुलिस को लेकर के, उनके काम करने के तरीकों को लेकर के, और लोग भी इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए पुलिस को, और एक मतलब इंटीग्रेशन महसूस होगा कि पूरी कंट्री में पुलिसिंग एक जैसी है, इवन दो इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इस तरीके के टॉपिक पर आपसे आपकी राय पूछी जा सकती है इंटरव्यू वगैरह में, तो बी प्रिपेयर्ड इन दैट रिस्पेक्ट। इसके फॉर और इसके अगेंस्ट डिबेटेबल हैं, आपकी जो ओपिनियन है वो आप अपनी रखिएगा, लेकिन जो भी है आपने टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि पूरा टॉपिक आप समझते हैं। तो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू कि इसमें आपकी ओपिनियन क्या है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। गुड विशेस।